अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल वाहिद और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो एसपीएससी की टेस्ट 26/4/2024 को हुई है, लेक्चरर इंग्लिश बीपीएस 17, और उसका पेपर टाइप ए हम डिस्कस करने जा रहे हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, why does Ophelia distributes flower in the play Hamlet? तो उसका ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन जो है वो because she was made, डी, ऑप्शन डी उसका करेक्ट ऑप्शन है। और सेकंड क्वेश्चन, what type of sonnet on his blindness is? यहाँ पे सोनेट की टाइप बतानी है, वो है ऑप्शन बी, पेट्रार्कन sonnet. Or who was the third question, who was the author of Songs of Innocence and Songs of Experience? Option B, William Blake. Fourth question, the novel 1984, इसका राइटर पूछा गया है, was written by George Orwell. Fifth question, what category of poetry is based on unrhymed lines? तो इसका आंसर फ्री वर्स है, इसका आंसर फ्री वर्स है। The sixth question is, elegy is a poem that is written about the someone's, ये elegy जो है एक मॉर्निंग पोएम होती है, किसी के दुख में लिखी जाए, किसी की डेथ पे लिखी जाए, तो करेक्ट ऑप्शन बी और डेथ। सेवेंथ क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ दीज नॉट नॉवेल रिटन बाय D.H. लॉरेंस? तीन नाम दिए गए थे, उसमें सन्स एंड लवर्स था और द लव वुमन लव और लास्ट गर्ल, और लास्ट में जो था डी ऑप्शन द आइस एज, ये करेक्ट आंसर है और ये D.H. लॉरेंस ने नहीं लिखा। द एट्थ क्वेश्चन, ऑल द वर्ल्ड्स इज स्टिज इन एंड ऑल द मेन एंड women merely players इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये मेटाफर है, डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी, मेटाफर। क्वेश्चन नंबर 9, which of these poets maintain the elements of supernatural in his poetry? तो supernatural elements जो अपनी पोइट्री में जिसने मेंटेन किए हैं वो है आपका S.T. Coleridge. Number 10, who defined poetry as a spontaneous overflow of powerful feelings? ये रोमांटिक पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। माई लास्ट डचेज, अब ये इसका थोड़ा टाई है, माई लास्ट डचेज क्वेश्चन पेपर में दो सवाल दिए, दो करेक्ट ऑप्शन दिए गए हैं। माई लास्ट डचेज मोनोलॉग तो है ही, करेक्ट आंसर बी, और एक और भी है उसमें, ये सेटायर भी है, ठीक है। अब आ जाते हैं, which of two cities does the title, question number 12, which of these two cities does the title Tale of Two Cities is refers to? इसमें ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, लंदन एंड पेरिस दोनों सिटीज़ टेल ऑफ टू सिटीज़ में डिस्कस किए गए हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्ले स्टेज्ड फॉर क्लॉडियस इन ड्रामा हैमलेट? जो हैमलेट में स्टेज पे ड्रामा परफॉर्म किया जाता है वो उसका नाम है मर्डर ऑफ गैंज़ागो या गैंज़ागो। 14, क्वेश्चन नंबर 14, हु इज़ द पोएट ऑफ फेमस एलेजी इन मेमोरियम? मेमोरियम किसने लिखा है? वो ऑप्शन डी, लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन, और ये पोएट लॉरियट भी रह चुके हैं। Question number 15, which part of his speech is underlined in word in the given sentence? He is fond of Shakespearean drama. अब शेक्सपियर होता तो वो प्रॉपर
नाउन हो जाता है। शेक्सपियरियन ये क्वालिटी को शो कर रहा है, तो ये आपका एडजेक्टिव है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव हो नहीं सकता, और कंपाउंड एडजेक्टिव और प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर नाउन भी नहीं है। तो अगर आप क्वेश्चन पेपर में एक और भी गलती है कि यहाँ पे ड्रामाज लिखा हुआ है, लास्ट में ए मिसिंग है, मगर अगर ड्रामाज है तो आपका कंपाउंड एडजेक्टिव होगा, वरना अगर आपका ड्रामा है तो ये आपका प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ एपिकल साउंड? एपिकल साउंड का ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है ए, a sound produced by obstructing the air passage with the tip of tongue. 17, what is the catharsis in literature? इन्होंने थोड़ा घुमा के catharsis की definition होती है, definition दी हुई है, emotional purgation of purification, to purify emotions. अच्छा, how is Pozo different in second and next 18 question, how is Pozo different in second act than in first act? किस तरीके से उसका बिहेवियर पोजो का है वेटिंग कप फॉर गोडो में, किस तरीके से वो बिहेव करते हैं? ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है डी, ही इज़ ब्लाइंड। 19, पिकारेस्क नॉवल इज़ अबाउट, ऑप्शन सी सही जवाब है, एडवेंचर्स ऑफ रॉग। और ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20, किम्बलिन वॉज रिटन बाय शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है इसका। 21, which language learning theory emphasizes comprehensible input? इसमें अब ये एक चॉम्स्की की थियरी है, LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, उसमें भी कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट होता है, और यहाँ पे जो क्रिश्चियन मॉनिटर मॉडल जो है करेक्ट ऑप्शन है डी। Question number 22, which of the following phonemes represents a voiceless fricative sound? A voiceless fricative sound s है, और z तो ऑप्शन में था नहीं, तो इसीलिए हमें ऑप्शन ए पे टिक करना है, ऑप्शन ए। 23, what is the syllabic structure of word trim? ट्रिम का सिलेबल स्ट्रक्चर किस तरीके से, अब वर्ड्स जो हैं वो किस तरीके से आपके काउंट किए जाते हैं वाउल के हिसाब से, जितने आपके वर्ड में वाउल होंगे उतने आपके सिलेबल काउंट होंगे, तो इसमें एक ही वाउल है तो एक ही सिलेबल काउंट होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन CCVC, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डज पिजन रेफर टू? पिजन एक लैंग्वेज होती है जो ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड ये इन्वेंट हुई थी, क्रिएट हुई थी, तो उसका करेक्ट ऑप्शन है इन ऑक्सिलरी लैंग्वेज क्रिएटेड बाय पीपल, बिजनेस पर्पस के लिए ये क्रिएट होती है, कॉमन लैंग्वेज ऑफ कॉमन, या इसको मीडियोकर लैंग्वेज भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, द टर्म फॉर अ सिचुएशन वेयर टू लैंग्वेजेस आर एम्प्लॉयड इन डिस्टिंक्ट कॉन्टेक्स्ट विद इन अ कम्युनिटी ऑफन बाय द सेम स्पीकर इज कॉल्ड एज डायग्लोशिया। 26, ऑप्शन नंबर सी। 26, in a neutral intonation situation which word is in a sentence are usually stressed? तो कौन से लफ्ज़ हैं जिन पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, ज़्यादा क्या कहते हैं स्ट्रेस देते हैं, वो कंटेंट वर्ड्स हैं, मीनिंगफुल जो वर्ड्स हैं, काम के वर्ड्स हैं, उस पे ऑप्शन ए। 27, इन कचरूवियन मॉडल व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आउटर सर्किल? आउटर सर्किल में कौन कौन सी कंट्रीज़ आ जाती हैं? तो वो कंट्रीज़ जो इंग्लिश को एज ए सेकेंड लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, तो उन जिनमें इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज बोली जाए तो आउटर सर्किल में वो आ जाती है, जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, नाइजीरिया है, और भी काफ़ी कंट्रीज़ हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 28, तो ऑप्शन इसका सी सही है, इंग्लिश स्पोकन those countries that speak English as a second language.
या ऑफिशियल लैंग्वेज कर दें। अच्छा 28 द मिनिमल मीनिंगफुल यूनिट, वो ऑप्शन सी मॉर्फीम मिनिमल मीनिंगफुल यूनिट है। 29 हु यूज द टर्म लैंग इन पैरोल, डेफिनेटली फर्दिनांड डी साशोर ने लैंग और पैरोल का कॉन्सेप्ट दिया जाए। इसके कंटेम्प्रेरी इस पे ही एक और हमारे लैंग्विस्ट हैं जिसने ये इसी के हिसाब से कॉन्सेप्ट दिए थे, उन्होंने नॉम चॉम्स्की, कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस। पैरोल का आगे आप शायद एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, इसके पैरोल की मीनिंग है अटरेंस। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट डू यू कॉल अ कलेक्शन ऑफ लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन यूज्ड टू डिस्कवर लिंग्विस्टिक रूल्स, मीन्स जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसको एनालाइज करते हैं तो उसको हम कॉर्पस कहते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है आपका। 31 व्हाट इज़ वेरिएबल इन रिसर्च, रिसर्च में वेरिएबल का मतलब क्या है? वेरिएबल मीन्स दैट कीप्स ऑन changing, तो a characteristic that can be measured and that can assume to have different values, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। व्हाट इज लैंग्विस्टिक इम्पीरियलिज्म, लैंग्विस्टिक इम्पीरियलिज्म कॉलोनियलिज्म के टाइम की जो है क्रिएशन है लैंग्विस्टिक इम्पीरियलिज्म, तो वो है ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। लैंग्वेज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पावरफुल ग्रुप फॉर सम एडवांटेजेस, लैंग्वेज को एक्सप्लॉइट करते हैं अपने पर्पसेस के लिए। चलें 33 क्वेश्चन नंबर 33 द 3 सर्कल मॉडल ऑफ इंग्लिश रिप्रेजेंटेड बाय, यहाँ ऐसे ही सवाल ऐसे 3 सर्कल मॉडल हु गेव 3 सर्कल मॉडल ऑफ वर्ल्ड इंग्लिशेस, वो है बराज कचरू। ऊपर भी आपका एक से ये 27 क्वेश्चन नंबर 20 कचरूवियन मॉडल और ये दोनों से एक ही सवाल है। तो बराज कचरू ने ये 3 सर्कल इनर आउटर और एक्सपांडिंग सर्कल। चलें जी क्वेश्चन नंबर 34 व्हाट इज़ स्पायरल करिकुलम, स्पायरल करिकुलम किसको कहते हैं? स्पायरल ये देखें, ये सर्किल स्पायरल जो घूमता रहे यहाँ एक ही कुछ ही की पॉइंट्स पे सर्कुलेट करता रहे तो उसको स्पायरल करिकुलम, कुछ फोकस्ड पॉइंट्स जो हैं उसको कहते हैं। द की कॉन्सेप्ट्स ओवर टाइम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यू, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ कोड स्विचिंग, कोड स्विचिंग अब दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक कोड मिक्सिंग होता है, दूसरा कोड स्विचिंग है। कोड मिक्सिंग क्या होता है? 2 लैंग्वेजेस के वर्ड्स आप कम्युनिकेशन में चूज़ कर लें, जैसे कहते हैं चलो यू गो मैं आ रहा हूँ, ठीक है, या चलो ठीक है आई विल कॉल यू, चलो ठीक है आई विल कॉल यू इज़ कॉल्ड एज कोड स्विचिंग। एक ही लैंग्वेज यूज़ करते करते आप दूसरी लैंग्वेज पे जब जंप करते हैं तो उसको कोड स्विच कहते हैं, या दूसरी लैंग्वेज से 1-2 वर्ड्स आप कम्युनिकेशन में यूज़ कर दें तो वो कोड मिक्सिंग हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट, यूज़ ऑफ 2 लैंग्वेजेस आर डायलेक्ट्स इन अ सिंगल सेंटेंस। ओके 36 व्हाट आर दी वेलर साउंड्स, वेलर साउंड्स जो हैं वो ऑप्शन डी जो है आपका सही जवाब है। क ग एंड, ये एन नहीं है, ये ng साउंड है, ng साउंड इस तरीके से लिखा जाता है, ng साउंड, ठीक है। चलें जी 37 व्हाट इज़ सिनोबाल सैम्पलिंग, सिनोबाल सैम्पलिंग उसको कहते हैं जो आपके पास कुछ पार्टिसिपेंट्स होते हैं तो वो आपको सजेस्ट करते हैं कि भाई फ़लाँ बंदे से आप रिसर्च अपनी सैम्पलिंग ले सकते हो, फ़लाँ बंदे से वो अपनी डेटा कलेक्ट कर सकते हो। तो वो ऑलरेडी सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट दे डू सजेस्ट यू टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम सर्टेन पार्टिसिपेंट। एग्जिस्टिंग पीपल, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। एग्जिस्टिंग पीपल आर आस्क्ड टू नॉमिनेट फर्दर पीपल नोन टू देम, उनके अपनी जान पहचान वाले वो आपको सजेस्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन
क्वेश्चन पेपर में दिया गया है डिस्क्रिप्शन, फनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होती है, डिस्क्रिप्शन नहीं होती, गलती है यहाँ पे। फनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वर्ड फ्यूजिया, फ्यूजिया की ट्रांसक्रिप्शन जो है ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है। फ, य साउंड, श एंड श्वास साउंड, ये जो है ऑप्शन ए सही जवाब था उसका। और 39 पैरोल इन स्ट्रक्चरलिज्म इज़ डिफाइंड एज, ये पहले भी हमने लैंग एंड पैरोल जो डी साशोर ने कॉन्सेप्ट दिया था, तो इसका सही जवाब जो है वो सी, एन इंडिविजुअल अटरेंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 प्रैग्मेटिक इज़ द स्टडी, बड़ा आसान सवाल दिया है उन्होंने, ऑप्शन बी इंटेंडेड मीनिंग। ठीक है, जो स्पीकर बोलता है उसका एक्चुअल पर्पस क्या है, उसको कहते हैं इंटेंडेड मीनिंग। 40 क्वेश्चन नंबर 41 द वर्ड सेड विद इन इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास ये जो दरमियान में जो सेंटेंसेस लिखे होते हैं उनके, और बाद में ये दो लाइंस लगा दें, कहीं छोटी सी लाइंस लगा दें तो उनको इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं। तो इसको डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। ऑप्शन बी, डायरेक्ट स्पीच वो होती है जिसमें आप एग्जैक्ट वर्ड्स किसी स्पीकर के बोले गए एग्जैक्ट वर्ड्स कोट करें तो उसको डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। चलें, क्वेश्चन नंबर 42 इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ गिवन सेंटेंस, यहाँ पे थोड़ी करेक्शन है और क्वेश्चन पेपर में गलती की हुई है उन्होंने, तो ये थोड़ा करेक्ट कर लें कि ही सेज आई विल, ही सेज inverted commas start I will sit in the garden, I will sit in the garden और inverted commas over। अब जहाँ पे प्रेजेंट और फ्यूचर साथ ही होते हैं तो उनमें कोई दूसरा टेंस यूज़ नहीं होता, तो आपको सेम ही टेंसेस रखने पड़ते हैं, सिर्फ प्रोनाउंस की चेंजिंग होती है बेस्ड ऑन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो ही सेज दैट, आई है तो आई कन्वर्ट हो जाएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर में, ही विल सिट इन द गार्डन। तो क्वेश्चन पेपर में दिया गया ही सेड, सेज को यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच को जो है वो चेंज किया गया है, वो गलत ऑप्शन है, तो ये इसको करेक्ट कर लें, ही सेज दैट ही विल सिट इन द गार्डन। Question number 43 dash is a work written to define a writer's opinion or to elaborate and clarify problem। ठीक है, तो वो ऑप्शन बी blurb की डेफिनेशन है। और ऑप्शन 44 phrasal meaning of call it a day, call it जब आप बहुत सारा काम करते हैं तो या तंग हो जाते हैं किसी से ज़्यादा काम करते करते करते, तो उसको क्या कहते हैं, कॉल इट अ डे, लेट्स कॉल इट अ डे। ऑप्शन ए टू स्टॉप बिकॉज वन डज नॉट वांट टू डू एनी मोर, ऑप्शन ए इसका राइट करेक्ट आंसर है। 45 यू नो दे डू नॉट अलो इन हेयर, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से जेरेंट फाइंड आउट करना था। ठीक है, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग इज़ करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। कॉज इट एंटोनम उसका देना था। 46 क्वेश्चन जो है कॉज इट का एंटोनम क्या है, वो कॉज इट मीन्स टू इग्नोर, कॉज इट की मीनिंग जो है वो किसी के लिए ज़्यादा, किसी को ज़्यादा रेस्पेक्ट देना, केयर करना। ठीक है, तो उसका जो करेक्ट आंसर है एंटोनम है वो इग्नोर करना या नेग्लेक्ट है। चलें जी, ऑप्शन नंबर 47 क्वेश्चन नंबर 47 समथिंग डैश हैपेंड आर दे वुड बी हेयर बाय नाउ, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे, अब ये कंडीशनल सेंटेंस है, तो समथिंग मस्ट हैव हैपेंड, समथिंग मस्ट हैव हैपेंड आर दे वुड बी हेयर बाय नाउ, बी आप इसका करेक्ट ऑप्शन है। सिनोनिम 48 का सिनोनिम ढूंढना था हॉक्स, हॉक्स का है किसी के खिलाफ कोई चाल वगैरह करना, ठीक चालबाजी करना या उसको फंसाना, तो ट्रिक जो है ऑप्शन डी उसका सही जवाब है। और इसका जो है 49 एनालॉजी पेटल इज़ टू फ्लावर एज इंजन इज़ टू कार। लास्ट 50 जो है
50 जो है इन एडजेक्टिव विच इंटेंडेड टू टीच। इंटेंडेड टू टीच पढ़ाने के लिए जो चीज़ वो एडजेक्टिव है उसमें 4 ऑप्शन में से डायडेक्टिक जो है वो टीचिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। हम मिलते हैं कि एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। शुक्रिया।